हाँ अभिषेक बोलिए। पहला तो सर ये आप जो इतना क्रिकेट हो रहा है और अब न्यूजीलैंड में टीम खेल के आ रही है और अब यहाँ पे खेलेगी, तो इतने क्रिकेट को और इंडिया बांग्लादेश टूर को कैसे देख रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा मैचेस या फिर इतनी ज़्यादा श्रृंखला इस वजह से हो पा रही है कि पिछले, आपको ही पता है कि 2 ढाई साल से जो पैंडेमिक की वजह से कई सारे जो टूर्नामेंट्स हैं या टूर्स हैं जिसको कमिट किया होगा बीसीसीआई ने, उसको हम्म। फुलफिल करना पड़ता है। ये कई बार जो दो क्रिकेट बोर्ड्स होती हैं उन्होंने अगर टूर प्लान कर लिया है पर और किसी कारण से टूर नहीं हो पाता है तो उसको पूरा करना पड़ता है। तो मेरे विचार में इसी वजह से अभी जो हाल में जो न्यूजीलैंड में श्रृंखला हुई है, 3 T20 और 3 एक दिवसीय की जो श्रृंखला हुई है वो इन वजह से ही हुई होगी। अब पर अब ये समय है कि ये जो बांग्लादेश में जो श्रृंखला होने वाली है 1 दिवसीय मैचेस की, वहां से एक नई शुरुआत करे भारतीय टीम। तो मैं, मेरे हिसाब से अब आने वाले समय में जो एफटीपी कैलेंडर जो बनाया जाएगा, अ, उस पर ध्यान, जरूर ध्यान दिया जाएगा कि इस प्रकार की दो दो टीमें दो जगह ना खेलें, दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट पे ना खेलें, ताकि प्लेयर्स को भी सुविधा होती है, चयनकर्ताओं को सुविधा होती है, टीम मैनेजमेंट को सुविधा होती है टीम को बिल्डअप करने में। ऐसा सर जैसे पहले होता था कि 20-25 का पूल बन जाता था, 20 उनमें से खिलाते थे, तो उन पूल के खिलाड़ियों को भी पता होता था कि हमारे इतने मैच में अगर जगह है तो वो मैच के हिसाब से खेलते थे। अभी देख रहे हैं कि आप एक जगह रोहित शर्मा कैप्टन बन के जा रहे हैं, एक जगह हार्दिक कैप्टन है, एक जगह शिखर धवन कैप्टन है, प्लेयर्स भी अलग अलग है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो जब 35-40 का पूल हो गया है तो उसमें हर प्लेयर अपने लिए खेलने लगता है कि यार मैं 50 मारूंगा तो मेरी अगली टूर्नामेंट में जगह पक्की होगी, या कोई चोटिल होगा मेरे जैसा खिलाड़ी। तो वो ज्यादा जो बड़ा पूल है वो हमको दिक्कत कर रहा है फायदा देने की जगह। देखिए ज्यादा बड़ा पूल होने का फायदा होता है, और जिन हालात से हम लोग गुजरे हैं उसी वजह से अगर आप देखिएगा तो कई जगह हमारी टीम खेल पाई है। अगर आपका पूल बड़ा नहीं होता तो कठिनाई हो जाती। पर आइडियल हम्म। सिनेरियो में होता ये है कि आपने जो सही बात कही कि 25-30 जो बच्चे रहते हैं, जो क्रिकेटर्स रहते हैं, उन्हीं को आप खिलाते रहते हैं, चाहे वो इंडिया ए में हो। सबसे पहला जो पायदान होता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बाद वो इंडिया ए का होता है। वहां पर वाइट बॉल में भी और 4 डे क्रिकेट में प्लेयर्स को चेक किया जाता है, उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है, और उसके बाद उनको इंक्लूड किया जाता है भारतीय टीम में। तो ये इसी प्रकार के सिस्टम बनाया गया था बीसीसीआई द्वारा, चयनकर्ताओं द्वारा। पर ये जो बीच में हुआ इसकी वजह से पूल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। आपको याद होगा कि एक समय ऐसा था जब टीमें बबल में रहती थी, वहां पर आपको करीब 24 से 25 खिलाड़ियों को लेकर जाना होता था। तो उस वजह से बहुत बड़ा पूल आपको बनाना पड़ा। पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो पूल भी अब छोटा हो जाएगा, क्योंकि अब इंडिया ए के टूर शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि इंडिया ए टीम अभी भाग भाग ले रही है हम्म। बांग्लादेश में, बांग्लादेश ए टीम के साथ। तो अब हम्म। धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि आपने सही कहा, अगर आपके पास 25 या 30 क्रिकेटर्स का पूल रहता है मैक्सिमम, तो वहां पर हम्म। ज्यादा कंपटीशन रहता है और प्लेयर्स को पता चलता है कि उनको किस तरह की राह पकड़नी है आगे आगे चलकर। पर एक और फैक्टर है यहाँ पर, वो है वर्कलोड मैनेजमेंट का। आजकल बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर, और ये सही भी है। और इस पर काम करते हैं टीम मैनेजमेंट के जो सपोर्ट स्टाफ हैं और एनसीए के जो के जो स्टाफ हैं। ये दोनों मिलकर काम करते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट को अगर हम ठीक प्रकार से ध्यान देंगे, तभी आने वाले समय में जब बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आएंगे वहां पर हमारे टॉप खिलाड़ी जो हैं वो अवेलेबल होंगे। लेकिन टीम मैनेजमेंट सर खिलाड़ियों का तो वर्कलोड देख रहा है, खुद का भी वर्कलोड देख रहा हाँ ये भी है, इसी वजह से आप देखते हैं कितने सारे सपोर्ट स्टाफ अभी जा रहे हैं। है। तो ये पहली बार मतलब देखा जा रहा है, शायद मैंने तो पहले से नहीं देखा कि सपोर्ट स्टाफ भी वर्कलोड हाँ, मैनेजमेंट में है। पर करना पड़ेगा ना, क्योंकि इतने सारे मैचेस अगर दो जगह हो रहे हैं तो फिर आप किस तरह से करेंगे। हम्म। पर ये आइडियल सिनेरियो नहीं है। मैं आपके आप मैं सहमत हूँ इस बात से कि इतने ज्यादा, इतना बड़ा अगर कोचिंग स्टाफ का पूल हो जाता है तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं खिलाड़ियों को, किस प्रकार के कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, उसमें कठिनाइयाँ होती हैं। पर मेरे विचार में बहुत जल्दी वहां पर हम एक परिवर्तन देखेंगे, और ज्यादा एकाग्रता के साथ हमारे कोचिंग स्टाफ भी काम करेंगे, उनको भी मालूम होना चाहिए कौन कौन से टूर्स वो कर रहे हैं। इंडिया जैसी टीम बांग्लादेश सर जाती है तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज देखने को अच्छी मिली कि जब हम लोग बांग्लादेश, जिम्बाब्वे या और देशों में टीम भेजते थे तो वहां पे हम अपने दूसरे लेवल के खिलाड़ियों को भेज देते थे या जो सीनियर्स को आराम देते थे। लेकिन इस बार बांग्लादेश को फायदा हो गया कि ऑस्ट्रेलिया में
वर्ल्ड कप के ठीक बाद न्यूजीलैंड सीरीज थी, तो वहां पर सीनियर खिलाड़ियों ने आराम किया। और यहाँ पे एक तरीके से फुल स्ट्रेंथ टीम जा रही है, वनडे की भी और टेस्ट की भी। हम्म। देखिए, बांग्लादेश के लिए तो अच्छा है, मेरे हिसाब से भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब हमें हम्म। नए सिरे से तैयारी करनी होगी विश्व कप के लिए। अब एक साल से भी कम समय बचा है। अब यहाँ पर मेरे विचार से शुरुआत एक अलग किस्म की होनी चाहिए। यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ वनडे टीम जा रही है खेलने के लिए। आपके जो रेगुलर कैप्टन है रोहित शर्मा, वो कप्तानी करेंगे कि विराट कोहली टीम में शामिल हैं। तो अब समय आ गया है कि जो टीम मैनेजमेंट है वो कप्तान वाइस उप कप्तान के साथ मिलकर आगे के बारे में सोचे। आगे के बारे में कहने का मतलब यही है कि विश्व कप के बारे में सोचे, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय है नहीं। तो जितने भी आपको एक दिवसीय मैचेस मिल रहे हैं वहां पर जो आपको ढूंढना है, जिसकी आपको तलाश है, उस तलाश को आप खत्म करें और सही प्लेयर्स को चुनें, ताकि वो आने वाले समय में विश्व कप में शानदार प्रदर्शन दें और भारत ये विश्व कप जीते। क्योंकि ये वाला विश्व कप जो है वो हमारे घर पे हो रहा है, तो हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं, फेवरेट्स रहेगी भारतीय टीम। पर उसके लिए अब हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं। तो ये जो मैचेस होने वाले हैं, 3 एक दिवसीय मैचेस जो बांग्लादेश में होने वाले हैं, ये शानदार अवसर है हमारे टीम मेंबर्स के लिए, हमारे टीम मैनेजमेंट के लिए, हमारे कप्तान के लिए, कि आगे आपको किस प्रकार से किस विजन के साथ आपको आगे टीम की तैयारी करनी है। इन सब चीज़ों को देखने का, परखने का और सही निर्णय लेने का। सर आप क्या सोचते हैं कि द्विपक्षीय सीरीज जो होती हैं उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है? आप लोग ट्विटर पे कहने भी लगे हैं कि पेटीएम सीरीज हम जीत लेते हैं और आईसीसी सीरीज नहीं जीत पा रहे हैं, आईसीसी के टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे हैं, इवन चैंपियंस ट्रॉफी 2017, 19, 21, 22। तो कंटिन्यूएशन में ये चल रहा है कि लास्ट ईयर तो हम लोग सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस बार भी जैसे तैसे बस क्वालिफाई किए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इसके पीछे क्या रीजन है? सही सवाल है आपका, और ये हम सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इतना लंबा वक्फा हो गया है, हम लोगों ने कोई भी आईसीसी चैंपियनशिप जीती नहीं है, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो या फिर T20 हो या फिर वनडे क्रिकेट हो। और इसके ऊपर ज़रूर ये सोचने की ज़रूरत है, क्या मानसिक रूप से हम तैयार नहीं होते हैं बड़े टूर्नामेंट खेलने के लिए या फिर वहां पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। अगर आप बायलेटरल सीरीज देखेंगे तो चाहे वो घरेलू सीरीज हो या फिर ओवरसीज कंडीशंस में हो, हमेशा हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है। और एक और बात है कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, खास करके आईसीसी चैंपियनशिप मैचेस में या टूर्नामेंट्स में, वहाँ बहुत जरूरी है आपके जो मैच विनर्स हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है, वो कंट्रीब्यूट करें। और ये भारतीय टीम के साथ कई सालों से हो नहीं पा रहा है। बड़े मैचेस में आपके आपके बड़े प्लेयर को चलना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप विश्व कप में देख लीजिए, बेन स्टोक्स सबसे बड़े प्लेयर हैं इंग्लैंड के, उन्होंने मैच जिताया। 2019 विश्व कप में भी बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को मैच जिताया। तो इस तरह से हमारे जो जो बड़े प्लेयर हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है, जो शानदार खिलाड़ी हैं, उनको भी ऊपर उठकर परफॉर्म करना पड़ेगा। तभी आपको जो 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 नई पीढ़ी के जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो आपसे सीखेंगे और वो भी कंट्रीब्यूट करने लगेंगे। ये हो नहीं पा रहा है भारतीय टीम के साथ, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ठीक प्रकार से इंट्रोस्पेक्शन करें कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या मेंटली हम लोग स्ट्रांग नहीं है? जब हमारे ऊपर दबाव आता है डिफरेंट कंडीशंस में, वहां पर हमारी तैयारी क्यों खत्म सी हो जाती है? क्या हम, जो ट्रेंड है इस समय, जो डिमांड्स है मॉडर्न डे वाइट बॉल क्रिकेट का, उस डिमांड से हम थोड़ा बहुत पीछे चल रहे हैं? सवाल ये भी उठना चाहिए कि बहुत जरूरी है विश्व कप जीतने के लिए कि आपके जो विपक्ष हैं उनसे हम आगे रहें, ना कि उनको हम चेस करते रहें। मुझे हमेशा ये लगता है विश्व कप मैचेस में कि हम हमेशा चेस करते हैं। हमें आगे रहना होगा, ऑपोजिशन के आगे रहना होगा। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम ऑपोजिशन के आगे रहें। वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है आईसीसी मैचेस में। सर आप सिलेक्टर भी रहे हो, और अभी भी आपने सुना होगा कि वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस के बाद सिलेक्शन कमेटी को नई सिलेक्शन कमेटी अब बनने जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि सिलेक्टर का फोकस क्या रहना चाहिए 2023 वर्ल्ड कप को लेके? और क्या लगता है कि जो हमारे पास एंकर प्लेयर ज्यादा हो गए हैं, इवन जो जो एंकर एंकर जो करते हैं टीम की इनिंग को, या मुझे हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा, हमें बड़े नामों से आगे जाना पड़ेगा, या अभी भी हम 2023 में बड़े नामों पर ही भरोसा करें? मुझे लगता है कि अब कठोर निर्णय हमें लेना होगा। और चयनकर्ताओं को तो यही काम है कि चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट मिलकर एक प्रकार का विजन बनाए कि हमें वाइट बॉल क्रिकेट किस प्रकार से खेलनी है, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या फिर T20 क्रिकेट है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है वाइट बॉल क्रिकेट, उससे हम और आगे कैसे बढ़ें। उसके लिए हमारे हमारे पास विकल्प क्या क्या है, हमारे पास किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं, हमारे पास किस प्रकार के प्लेयर्स हैं। और
फिर उन सभी प्लेयर्स को उसी प्रकार की सोच को आप सुसज्जित करें और उसके बाद टीम को आगे लेकर बढ़ें। यही काम है चयनकर्ताओं का और टीम मैनेजमेंट का। तभी आप आने वाले समय में विश्व कप जीत पाएंगे, नहीं तो हम बहुत पीछे हट जाएंगे, बहुत पीछे हम लोग चले जाएंगे। इसलिए अब समय आ गया, इसीलिए मैंने कहा कि ये श्रृंखला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ये देखने के लिए कि हमारे जो अनुभवी खिलाड़ी हैं वो आने वाले समय में परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं विश्व कप में। क्या जो जो नए ढर्रे के बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं उस प्रकार से वो खेल पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो खेल नहीं पा रहे हैं तो क्या हम वो कठोर निर्णय ले सकते हैं कि नहीं। क्या हम युवा जो यंगस्टर्स हैं उनको हम टीम में इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, उनको हम ज्यादा स्पेस दे सकते हैं कि नहीं। इन सब बातों पर ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर आप सर सिलेक्टेड होते, जैसे 2023 में वर्ल्ड कप देना है, तो सिलेक्शन कमेटी अपने आप को कब तक का टाइम देती कि हम, मतलब वर्ल्ड कप से इतने महीने पहले तक अपनी जो 20-25 प्लेयर हैं, ये हम हम्म। सुनिश्चित कर लें कि ये खेलेंगे, मतलब ये कब तक का टाइम होता है? देखिए ये कहना यहाँ पर बड़ा मुश्किल है, पर जनरली विश्व कप की तैयारी आप 1 डेढ़ साल पहले से शुरू कर देते हैं। और अभी समय बहुत कम रहा है भारत के पास। मुझे तो विश्वास है कि जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी होगी। पर अब जो नई सिलेक्शन कमेटी आएगी उनके साथ भी बैठकर आपको ये देखना होगा कि ताकि दोनों की सोच एक हो जाए और एक ही पेज पर आप चलें। नहीं तो अलग अलग दिशा में चलेंगे तो कोई फायदा है नहीं। और कई बार आपको कठोर निर्णय लेने होते हैं। कई बार जो जो टीम मैनेजमेंट है इंक्लूडिंग द कैप्टन, उनको भी ये सोचना होता है कि जो चयन करता है, जो नाम वो आगे लेकर आ रहे हैं, इन इन प्लेयर्स को उन्होंने उन्होंने काफी अच्छी तरह से देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हुए। इसी वजह से वो उनको लेकर आए। इंडिया ए में ये खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसी वजह से वो नाम लेकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब तो अब समय ज्यादा बचा नहीं है भारत के पास तैयारी करने का। तो मेरे ख्याल में आपने पूछा कि चयनकर्ताओं का क्या रोल होना चाहिए, सबसे पहला शॉर्ट टर्म गोल आपका क्या है। शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए आपका विश्व कप 2023। उसके पहले आपके पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, वहां पर क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए आपके पास विश्व कप जो T20 मुकाबला होने वाला है 2024। 2024 में, उसके बारे में। फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। तो इस तरह से अगर आप रोल्स को डिफाइन कर लेंगे और अपने विजन को डिफाइन कर लेंगे तो फिर आपको आसानी होती है टीम को पिक करने में, और प्लेयर्स को भी मदद मिलती है उस प्रकार से। सर आपको क्या एक प्रॉब्लम ये भी नजर आ रही कि जो हम लोगों ने पहले वर्ल्ड कप जीते हैं, हमारे पास ऐसे बैट्समैन होते थे जो बॉलिंग करते थे, तो हमें पांचवें और छठे बॉलर की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज हमारे पास अगर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा नहीं है, तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास जो भी बैट्समैन है वो बॉलिंग नहीं करते हैं। हम अगर 5 बॉलर के साथ जाते हैं, तो अगर पांचों के पांचों पिट रहे हैं, तब भी हमारे पास छठे का ऑप्शन नहीं कि वो 2 ओवर भी फेंक ले। और 6 के साथ जाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे तो हमारा कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है सर। इस समय तो ये समस्या आ रही है भारत के लिए, और इसी वजह से ये काम तो चयनकर्ताओं का है और टीम मैनेजमेंट का है कि आप, अगर आपको उस तरह के प्लेयर्स टीम में नहीं है इस समय, तो क्या हम उस प्रकार के प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं कि नहीं। और अगर ढूंढ रहे हैं तो उनको हमें और कितना मौका देना चाहिए। क्योंकि अभी जो, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है बहुत जल्दी चेंज करता जाता है। तो हमें वहां पर भी ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैचेस जीतने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए हमें किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार के टेम्पलेट के साथ, किस प्रकार के धर्रे के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। वहां पर ये भी है कि नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक आपके पास एक क्यों, आपके पास दो तीन अगर बॉलिंग ऑप्शन हो तो उससे वो तो और भी अच्छा है, चाहे वो T20 क्रिकेट में हो या फिर वनडे क्रिकेट में हो। क्योंकि अभी जो वनडे क्रिकेट हो रहा है उसमें जो मध्य के ओवर्स होते हैं उसमें काफी ज्यादा समय मिलता है बल्लेबाजों को रन्स बनाने का, बड़े शॉट्स खेलने का, क्योंकि उस समय 5 फील्डर आपके 30 यार्ड सर्कल के अंदर रहते हैं। तो वहां पर आपको उस तरह के बॉलर्स चाहिए जो अटैक कर पाए, जो विकेट ले पाए। उसके लिए आपके पास अगर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो उनको आप खिलाइए। तो इस तरह यही सब सोच के बारे में यही सब तो डिस्कशन करना होगा टीम मैनेजमेंट को और चयनकर्ताओं का। अच्छा, आपने कई बार कठोर निर्णय कहा, तो क्या कठोर निर्णय हो सकते हैं? अब ये तो चयनकर्ता बताएंगे, मैं कहाँ से बताऊंगा। देखिए कई बार टीम के हित में आपको हाँ। हार्ड डिसीजन लेने होते हैं, और यही तो चयनकर्ताओं का काम है। और अगर हम्म। आप टीम के हित के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आपको उस तरह के कदम उठाने होंगे। और ये सिर्फ भारत का ही काम नहीं है, हर एक टीम इस तरह से करती है। हर एक टीम में जो चयनकर्ता होते हैं उनका रोल यही होता है कि हम्म। कई बार आपको टीम के हित में उस प्रकार के डिसीजन लेने होते हैं। हम 2 सवाल भारत बांग्लादेश सीरीज पे हैं कि अ, ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट लग रही है आपको? भले हम बांग्लादेश टीम से खेल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश भी वनडे वर्ल्ड कप
क्वालिफाई करती है, वनडे वर्ल्ड कप में लगभग क्वालिफाई करती है, T20 वर्ल्ड कप में खेलती है, तो एक अच्छी टीम है। एक समय काफी मजबूत टीम थी, इधर थोड़ा उसका व्हाइट बॉल क्रिकेट कमजोर हुआ है। तो इस तरीके के दौरे कितने इंपॉर्टेंट है, वहां पे हम टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के लिए हमें अभी जितने भी बचे हुए मैच हैं वो सारे जीतने होंगे। हम्म। तो इस पूरे सिनेरियो को सर कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है भारत के लिए, क्योंकि कंडीशन थोड़े बहुत विपरीत होते हैं। बांग्लादेश अपने घर पे जिस प्रकार को विकेट प्रोवाइड करते हैं, वहां पर कठिनाई होती है रन्स बनाने में। बॉलर्स को बहुत जल्दी ढूंढना होता है राइट लेंथ वहां पर गेंदबाजी करने के लिए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश ने भारत के विरुद्ध जो विश्व कप हुआ था T20 का, वहां पर बहुत ही बेहतरीन फाइट किया था। वो तो खुद वो मैच हार गए, हम्म। जिस तरह की स्थिति हो गई थी एक समय। तो उनके पास कई शानदार खिलाड़ी हैं। लिटन दास का नाम हम लोगों ने सुना है, उनको देखा है बल्लेबाजी करते हुए। तस्कीन अहमद शानदार बॉलर हैं, राइट आर्म पेस बॉलर हैं, 140 145 गति से बॉलिंग करते हैं। शाकिबुल हसन है जिनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है। मुशफिकुर रहीम है। कई सारे अनुभवी खिलाड़ी हैं। और ये एक अच्छी सीरीज होने वाली है। इसमें भारत के लिए देखिए अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी मिलेंगी भारतीय खिलाड़ियों को। पर हमें अब बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। जिस जिस प्रकार से हम वाइट बॉल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और ये सही अवसर है उस ट्रांसफॉर्मेशन को सामने लाने का। टेस्ट मैचेस, आपने सही कहा कि टेस्ट मैच बहुत जरूरी है हमारे लिए। इस श्रृंखला जीतना बहुत जरूरी है। अगर हम ये श्रृंखला जीतेंगे तभी हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। वो भी हमें 3-0 जीतने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर टेस्ट मैच पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तभी हम आने वाले समय में सोच सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। टेस्ट मैचेस में हमारी जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि कंसोलिडेटेड टीम है। उसमें हमारा कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। और मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए बांग्लादेश में टेस्ट मैचेस जीतने के लिए। पर हाँ, 3-0 जीतना बहुत ज़रूरी, ये एक चैलेंज होगा भारत के लिए, 3-0 जीतना। सर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही तो मैं सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ कि रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, क्या आपको लगता है कि ये 2023 वर्ल्ड कप इन्हें खेलना चाहिए? अब देखिए, ये बहुत जल्दी होगा कहना अभिषेक, पर मुझे लगता है कि अंत में ये निर्णय, ये तो डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसा कि मैंने हम्म। कहा कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस तरह से वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा पैटर्न वनडे, देखिए हर एक टीम, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो हर एक टीम ने अलग अलग मॉडल बनाया हुआ है। इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, उन सबके पास अलग अलग किस्म के मॉडल हैं, क्योंकि सबका प्रयास यही रहता है कि वो आगे बढ़ें। और सबका ध्यान आने वाले विश्व कप के ऊपर ही है। यहाँ के कंडीशंस किस तरह के हैं, वहाँ उस प्रकार के आपको प्लेयर चुनने होंगे। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमें क्रिकेट किस तरह से खेलनी है। और अगर हमें इस तरह से क्रिकेट खेलनी है, तो मैंने पहले चुन लिया, ये हमारे 15 खिलाड़ी हैं। उनमें से ये 3 एक दिवसीय मैचेस में हमारे 11 खिलाड़ी खेलेंगे। आपको ये देखना होगा कि जो आपने डिसाइड किया है कि हमें इस पैटर्न से क्रिकेट खेलनी है, उसमें ये 11 खिलाड़ी फिट बैठ रहे हैं कि नहीं प्रदर्शन के हिसाब से। अगर वो फिट नहीं बैठ रहे हैं तो आपको नए खिलाड़ी को लेना होगा। और कई सारे नए खिलाड़ी आपके तैयार हैं खेलने के लिए। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि इस प्रकार के निर्णय आपको लेने होंगे। पर आप निर्णय तभी ले सकते हैं एक एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आने वाले समय में हमें व्हाइट बॉल क्रिकेट किस प्रकार से खेलनी है। अगर आपकी सिलेक्शन कमेटी होती तो ये तीनों फिट बैठते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि फिट जरूर बैठते हैं, पर डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर हमको लगता है कि हमें पावर प्ले में ज्यादा रन बनाना है, अगर हमें ये लगता है कि हमें मिडिल ओवर में ज्यादा रन बनाने हैं, तो मैं उस हिसाब से टीम को चुनता। फिर ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है खिलाड़ियों के ऊपर। राइट कैप्टन ही ये मैसेज देते हैं कि भाई इस तरह से हमें खेलना है। अगर आप इसमें फिट बैठ रहे हैं, हम आपको चेक करेंगे। अगर आप अच्छा नहीं खेल रहे हैं तो हम दूसरे खिलाड़ियों को लेकर आएंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो टीम मैनेजमेंट है वो भी आराम लेता है, तो क्या इसका तरीका हमें इंग्लैंड से सीखना चाहिए, जिसने व्हाइट बॉल के लिए अलग टीम मैनेजमेंट रखा हुआ है, अलग सपोर्ट स्टाफ रखा हुआ है, और रेड बॉल के लिए अलग रखा है? हम दो ऐसे सपोर्ट स्टाफ मत रखें कि जो अलग अलग व्हाइट बॉल रेड बॉल दोनों करें, बल्कि एक रेड बॉल का सपोर्ट स्टाफ रख लें और कोच रख लें, और एक व्हाइट बॉल का सपोर्ट स्टाफ और कोच रख लें। देखिए, ये एक रास्ता है जो भारत भी ले सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये अप्रोच भारत को लेना होगा। जिस प्रकार के मैचेस हो रहे हैं, जितने सारे मैचेस हो रहे हैं, पर इंडिया के लिए परेशानी ये भी होती है कि कई बार कई सारे मैचेस, कई सारी श्रृंखलाएं होती रहती हैं। वहां पर ये डिसाइड करना कौन कहाँ जाएगा बड़ा कठिन हो जाता है। पर हाँ, अ, अभी अभी नहीं तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि कुछ 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 समय के बाद ये निर्णय लेना होगा। जहां तक मेरा विचार है,
मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ की जो कोचिंग स्टाफ है वो अच्छा काम कर रहे हैं, पर उनका उनके फोकस को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि एक और कोचिंग स्टाफ में एक एडिशनल मेंबर जुड़ जाना चाहिए, जिसका काम होना चाहिए सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट पर काम करने ओके। के लिए, जो राहुल द्रविड़ के अंडर काम करे। मुझे लगता है कि भारत में ये दो अलग अलग कोचिंग स्टाफ को रखना मेरे हिसाब से थोड़े बहुत इश्यूज पैदा कर सकते हैं आने वाले समय में। पर अगर हम इस प्रकार का मॉडल तैयार करें जिसमें राहुल द्रविड़ टॉप में रहें और उसके बाद वाइट बॉल क्रिकेट का एक एक अलग से एक एडिशनल स्टाफ जोड़ दिया जाए जिसका काम सिर्फ यही हो कि वो चयनकर्ताओं के साथ डिसाइड करे कि उस T20 और वनडे क्रिकेट में क्या भारत का विजन होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट क्या डिमांड्स, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, और फिर वो फीडबैक देता रहे राहुल द्रविड़ को। मुझे लगता है कि ये वाला जो मॉड्यूल अगर हम लेकर आएंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा भारतीय टीम को। पर उसके पहले हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि कोचिंग स्टाफ के पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको दो दो अलग अलग कैप्टन चाहिए फिर, या फिर एक ही कैप्टन चाहिए भाई, दोनों दोनों फॉर्मेट में। धन्यवाद।